अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। नासिर ने गली में दाखिल होते ही पोस्टमैन को देख लिया। वो गली के आखिरी मकान के दरवाजे से ख़त अंदर फेंक रहा था। वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अभी वो चंद ही कदम चला था कि पोस्टमैन साइकिल पर सवार होकर गली से निकल गया। नासिर ने मायूसी से सर झटका और सुस्त रवि से आगे बढ़ने लगा। गली के वस्त में बाएं हाथ पर उसका घर था। वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाज़ा खुला था। सहन में उसकी छोटी बहन आबिदा खड़ी माँ से कह रही थी, अम्मा, नासिर भाई का ख़त आया है। उसके लहजे से मुसर्रत आया थी। ये देखो, उसकी कंपनी का ख़त है। यकीनन उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया होगा। बस अब नासिर भाई को नौकरी मिल जाएगी। ख़त में क्या लिखा है बेटी, पढ़कर सुनाओ ना, माँ ने बड़े इश्तियाक से कहा। वाह अम्मा, मैं कैसे सुना सकती हूँ। बाहर कंपनी का नाम अंग्रेज़ी में लिखा है तो ख़त भी अंग्रेज़ी में ही होगा, और मैंने तो 8 जमातें भी पूरी नहीं पढ़ी, अंग्रेज़ी का ख़त कैसे पढ़ सकती हूँ, आबिदा ने हंसकर कहा। ये सुनकर नासिर तेज़ी से घर में दाखिल हुआ और बोला, आबिदा, मैं आ गया हूँ, लाओ मुझे ख़त दो। दोनों माँ बेटी ने पलटकर उसकी तरफ देखा और नासिर लंबे लंबे डग भरता हुआ उनके करीब जा रुका। आबिदा ने फ़ौरन हाथ में पकड़ा हुआ खाकी रंग का लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा दिया। नासिर ने लिफाफा लेकर उस पर छपा हुआ कंपनी का एड्रेस देखा। बेताबी से लिफाफा खोलकर देखने लगा। अंदर से बरामद होने वाला ख़त देखकर वो खुशी से दीवाना हो गया। वो अपॉइंटमेंट लेटर था। अम्मा, अम्मा, मुझे नौकरी मिल गई। वो खुशी से चहकता हुआ माँ से लिपट गया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, माँ खुशी से चीखी और नासिर की पेशानी चूमने लगी। सच भाईजान, आबिदा खुश होकर बोली। हाँ मेरी बहन, नासिर ने माँ को छोड़कर बहन को कंधों से पकड़कर घुमा दिया। अब तेरा भाई बेरोजगार नहीं है, नौकरी मिल गई है, हमारी किस्मत बदल गई है। अब मैं खूब कमाऊंगा तेरी शादी के लिए, ढेरों रुपया जमा करूंगा, अपनी बहन को धूमधाम से ब्याहूंगा। आबिदा शर्म से सुर्ख होती हुई कमरे से भाग गई। माँ ने अपने पल्लू से कुछ रुपए खोलकर नासिर को दिए और बोली, ले, भागकर लड्डू ले आ, तेरी नौकरी मिलने की खुशी में पड़ोसियों का मुंह मीठा कराऊंगी। फिर उसने आबिदा को आवाज़ दी, आबिदा, मेरी जाए नमाज बिछा, मैं वज़ू करके आती हूँ, शुक्राने की नफिल पढ़ूंगी। नासिर बीए करने के बाद 1 साल से रोज़गार की तलाश में था। बहुत से सरकारी और नीम सरकारी महकमों और फर्मों में ट्राई कर चुका था, मगर कहीं कोई नौकरी ना मिली थी। 2 बरस पहले बाप बीमार होकर चल बसा था और घर का बोझ उसके कंधों पर आ पड़ा था। माँ मोहल्ले वालों के कपड़े सी सी कर घर चला रही थी। 6 माह पहले नासिर ने एक फर्म में दरख्वास्त भी दी थी और इंटरव्यू भी, लेकिन वहाँ से आज जो जवाब मिला था और कंपनी ने उसे बहादुरपुर ब्रांच में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर तैनात किया था, जहाँ उसे पीर के रोज़ से ड्यूटी ज्वाइन करना थी। बहादुरपुर उसके लिए अजनबी जगह थी। उसका एक दोस्त बहादुरपुर के नवाही गांव में रहता था और आजकल कराची बैठा सरकारी नौकरी कर रहा था। नासिर ने अपनी माँ बहन को अपने सफ़र की तैयारी करने को कहा और अपने दोस्त के दफ्तर जा पहुंचा। राशिद ने उसे नौकरी मिलने पर मुबारकबाद दी। वहाँ रिहाइश का क्या सोचा है, कहाँ रहोगे, उसने पूछा। फ़िलहाल तो किसी होटल में क़याम करूँगा, फिर किराए का मकान तलाश करने की कोशिश करूँगा, नासिर ने जवाब दिया। नहीं, किराए का मकान लेने के लिए तुम्हारे पास रकम नहीं है और ना ही तुम होटल के अखराजात बर्दाश्त कर सकोगे, राशिद बोला। आज मैं गांव जा रहा हूं अपने बीवी बच्चों को लेने। वहां मेरा मकान गांव के बाहर सड़क के बिल्कुल करीब खाली पड़ा है, उसमें रिहाइश करना। मगर तुम्हारे बीवी बच्चे, नासिर ने कहना चाहा। राशिद ने उसकी बात काट दी। वो यूं भी मेरी गैर मौजूदगी में गाँव में मेरे वालिदैन के पास रहते हैं और अब मैं उन्हें कराची ले आऊँगा। तुमने पीर से ऑफिस ज्वाइन करना है, लिहाजा कल शाम तक पहुँचकर मुझसे मकान की चाबी ले लेना। नासिर ने उसका शुक्रिया अदा किया और घर वापस आकर माँ को नवीद सुनाई कि कुदरत ने मुफ्त रिहाइश का भी इंतज़ाम कर दिया है। आबिदा पड़ोस में लड्डू बांटने गई थी तो थोड़ी देर बाद पड़ोस की औरतें उनके घर मुबारकबाद देने आने लगी। शाम तक ये सिलसिला चलता रहा। दूसरे रोज़ नासिर की रवानगी थी। माँ बहन ने उसके सफ़र के लिए बैग तैयार कर दिया, जिसमें उसके 5-6 जोड़े और दीगर ज़रूरी सामान रखा गया था। बहादुरपुर का सफ़र चंद घंटों का था। नासिर ने दोपहर का खाना खाया, फिर माँ बहन को अश्कबार छोड़कर रेलवे स्टेशन जा पहुंचा। 3 घंटे ट्रेन का सफ़र करके वो बहादुरपुर पहुंचा तो शाम के 5 बज रहे थे।
सूरज गुरूब होने में थोड़ी देर बाकी थी। राशिद का गांव शहर से चंद मील के फासले पर था। वहां तक एक छोटी सी सड़क जाती थी, लेकिन उस पर ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। उस तरफ कोई बस या मुसाफिर कोच ना जाती थी, और रिक्शा टैक्सी वाले उस तरफ जाने से महज इसलिए गुरेज करते थे कि वहां से वापसी पर उन्हें खाली आना पड़ता था। मगर फिर भी नासिर ने एक टैक्सी ड्राइवर को ज़्यादा किराए का लालच देकर राज़ी कर लिया। राशिद ने उसे अपने घर का पता अच्छी तरह समझा दिया था। जब नासिर सड़क के करीब वाक़ उसके घर के पास टैक्सी से उतरा तो उसी वक्त राशिद अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ गांव से वहां आ पहुंचा। अरे यार, इतनी देर से पहुंचे हो? राशिद ने उससे हाथ मिलाते हुए मुस्कुराकर कहा। मैं तुम्हारा काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद अब जा रहा हूँ। बस यार, घर से निकलने में देर हो गई। मेरी माँ और बहन ने इसरार किया था कि खाना उनके साथ खाकर जाऊँ। नासिर हंसता हुआ बोला। उनकी ख्वाहिश भी बजा है, पहली बार जो उनसे बिछड़ने लगे थे, राशिद ने जेब में हाथ डालते हुए कहा। नासिर की छोड़ी हुई टैक्सी उसने इंगेज कर ली थी और बीवी बच्चे टैक्सी में बैठ चुके थे। उसने जेब से मकान की चाबी निकालकर नासिर को थमाई और तेजी से बोला, वक्त होता तो मैं तुम्हारे साथ चलता और तुम्हें मकान दिखाता, मगर मेरी गाड़ी छूटने में सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं। वो सामने देख रहे हो ना, दरख्तों के दरमियान मकान, वहाँ तुम्हारे लिए हर सहूलत मौजूद है। अलबत्ता तुम्हें अपना काम खुद करना पड़ेंगे। और हाँ, सुबह तुम्हारी ड्यूटी का पहला दिन है, इसलिए सोते ना रहना, वक्त पर ऑफिस पहुँच जाना। मैंने सुना है तुम्हारा इंचार्ज बहुत सख्त आदमी है, वक्त की पाबंदी खुद भी करता है और दूसरों से भी कराता है। तुम बेफिक्र रहो, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, नासिर ने हंसकर कहा। ठीक है, अब मुझे इजाज़त दो, बादल छा रहे हैं, कहीं बारिश शुरू हो गई तो बड़ा मसला बन जाएगा। राशिद ने उसे अलविदाई मुसाफा करते हुए कहा। जब छुट्टी पर कराची आओ तो मुझे ज़रूर मिलना। फिर वो टैक्सी में बैठकर शहर की तरफ रवाना हो गया। नासिर ने आसमान की तरफ देखा। मगरिब से बादल उठ रहे थे। वो जल्दी से बैग उठाकर चंद कदम के फासले पर वाक़े राशिद के मकान की तरफ चल दिया। चाबी उसके पास थी। उसने ताला खोला और अंदर आकर सहन का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर बरामदे में आया। 2 कमरों का साफ सुथरा मकान था। बरामदे के एक सिरे पर बाथरूम और दूसरे पर किचन बना हुआ था। एक कमरे में बेड, मेज़ और चंद कुर्सियां रखी थी। किचन में खाने पीने का इतना सामान मौजूद था कि 1 हफ्ता तक गुजारा चल सकता था। उसने कमरे में आकर बैग से अपना सामान निकालकर अलमारी में रखा। फिर मुंह हाथ धोकर किचन में चाय का 1 कप तैयार करके कमरे में आ बैठा और चाय पीने लगा। अंधेरा होते ही उसने छत से लटकता हुआ बल्ब रोशन कर दिया था। सर्दी बढ़ गई थी। बाहर आसमान पर बादल गरज रहे थे। वो बिस्तर पर दराज होकर अगले रोज से दफ्तर जाने और अपने मुकामी बॉस से मुलाकात के बारे में सोच रहा था। थोड़ी देर बाद तेज़ हवा चलने और आसमानी बिजली चमकने लगी तो ना जाने उस जगह से क्यों खौफ सा महसूस होने लगा। बेड से चंद गज के फासले पर खिड़की थी। ये खिड़की सड़क के रुख पर थी। चंद लम्हों बाद अचानक बादल जोर से गरजे और बूंदाबांदी शुरू हो गई। उसने घड़ी पर वक्त देखा। 9 बज चुके थे। आसमान सिया बादलों से ढका हुआ था। जब भी बादल गरजता हुआ एकदम सहम जाता। हवा के जोर से छत में लगा बल्ब बुरी तरह दाएं बाएं हरकत कर रहा था। वो चंद मिनट तक बिस्तर पर पड़ा रहा। फिर बिस्तर से उठा, कुर्सी उठाकर खिड़की के पास रखी और वहां बैठकर बाहर का नज़ारा करने लगा। यहाँ से वो सड़क का मंजर देख सकता था। बूंदाबांदी चंद मिनट बाद ही मूसलाधार बारिश में तब्दील हो गई थी और इसके साथ ही लाइट भी चली गई थी। शायद बारिश होने से बिजली के मेन लाइन में कोई खराबी हुई थी। अंधेरा हुआ तो नासिर के जहन पर छाए खौफ का तासुर गहरा हो गया। बादलों की चमक और बिजली की कड़क दिल दहला रही थी। उसने दरवाजे की तरफ देखा। बिजली की चमक में दरवाज़ा बंद नजर आया। फिर वो खिड़की से बाहर देखने लगा। चंद मिनट बाद बारिश का जोर टूट गया। उसी लम्हे फिजा में किसी गाड़ी के इंजन की आवाज़ उभरने लगी। उसने आवाज़ की सिमत देखा। शहर की तरफ से कोई गाड़ी आ रही थी, जिसकी हेडलाइट्स सड़क के किनारे वाक़े दरख्तों से छन रही थी। ओह, इस वक्त और इतने तूफानी मौसम में कौन सरफिरा गाड़ी चला रहा है, उसने दिल में सोचा। रफ्ता रफ्ता गाड़ी करीब आती चली गई और फिर खिड़की के एन सामने सड़क के किनारे रुक गई। उसी लम्हे बिजली चमकी और एक लम्हे के लिए माहौल रोशन हो गया। नासिर की निगाह उस गाड़ी पर पड़ी। वो पुराने मॉडल की मज़दा कार थी और उसका दरवाज़ा खोलकर एक दराज कद शख्स बाहर आया था। हेडलाइट्स के उजाले में नासिर ने गौर से देखा।
वो दराज कामत शख्स पतलून और सिया जैकेट में मलबूस था। उसने कार के सामने आकर बोनट उठाया और उस पर झुक गया। नासिर समझ गया कि कार के इंजन में कोई नुक्स पैदा हो गया है, जिसे दूर करने के लिए वो सियापोश अजनबी को वहां रुकना पड़ा। वो देखता रहा। अजनबी चंद लम्हों तक इंजन पर झुका रहा, फिर सीधा हुआ। उसी लम्हे बिजली चमकी और उसका चेहरा रोशन हो गया। वो अजीब से खदोखाल का मालिक था। चेहरे से परेशानियां आया थी, शायद खराबी उसकी समझ में नहीं आई थी। वो चंद लम्हों तक इधर उधर देखता रहा, फिर दोबारा इंजन पर झुक गया। नासिर को उससे हमदर्दी महसूस होने लगी। वह सोचने लगा कि बेचारा कितनी मुसीबत में है। एक तो बारिश हो रही थी, ऊपर से गाड़ी खराब हो गई थी। इसकी मदद करनी चाहिए, हो सकता है वो इंजन की खराबी को समझ ले। उसने खिड़की के पास से कुर्सी हटाकर एक तरफ रखी और फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। और फिर सहन का दरवाज़ा खोलकर वो सड़क की तरफ बढ़ने लगा। क्या बात है जनाब? उसने करीब पहुंचकर कार के मालिक को मुखातिब किया। क्या कोई खराबी पैदा हो गई है? अजनबी ने सीधे होते हुए उसकी तरफ देखा और बोला, हाँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आता कि क्या खराबी हो गई है। अगर आप कहें तो मैं खराबी देख लूं। नासिर ने पेशकश की। क्या तुम मैकेनिक हो? अजनबी ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा और उसकी सुर्ख चमकदार आंखें देखकर एक लम्हे के लिए नासिर सहम सा गया। फिर बोला, नहीं, लेकिन थोड़ी समझ बूझ रखता हूँ। ठीक है, कोशिश कर लो। मेरे लिए तो बड़ा मसला हो गया है, अजनबी ने एक तरफ हटते हुए कहा। नासिर इंजन पर झुक गया। उसने कार्बोरेटर, डिस्ट्रीब्यूटर और दूसरे पुर्जों का जायजा लिया, मगर वो सब ठीक हालत में थे। उसने चंद लम्हों बाद गर्दन मोड़कर अजनबी की तरफ देखा तो वो उसी जानिब देख रहा था। नासिर को ना जाने क्यों वो शख्स बहुत पुरस्रार मालूम हो रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वो बड़ी सफाकाना नज़रों से नासिर की तरफ देखता हुआ सिगरेट के कश ले रहा था। कोई लंबी खराबी है साहब, उसने सीधे होते हुए अजनबी से कहा। क्या कोई सर्विस स्टेशन या मैकेनिक की दुकान है यहाँ? अजनबी ने पूछा। मैकेनिक की दुकान तो नहीं है, लेकिन अगर होती भी तो इतनी तूफानी बारिश में वो कैसे बैठा रह सकता था? नासिर ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, अब क्या होगा? मेरा जाना ज़रूरी है। अजनबी परेशानी से हाथ मलता हुआ बोला, आप यूँ करें कि मेरे पास रात गुजारें। नासिर ने पेशकश की। सामने मेरा घर है, सुबह शहर से मैकेनिक को। नहीं, मैं यहाँ रात नहीं गुजार सकता। अजनबी ने उलझे से लहजे में कहा, वहाँ मेरा पहुँचना ज़रूरी है। अरे साहब, आधी रात बीत तो चुकी है, चंद घंटों के बाद सुबह हो जाएगी। नासिर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम नहीं समझ सकते मैं कितना परेशान हूँ। मुझे आज रात ही, अजनबी कहने लगा। ठीक उसी लम्हे गाड़ी की हेडलाइट्स चमकी और वो एकदम खामोश हो गया। नासिर ने पलट कर देखा। शहर की तरफ से कोई गाड़ी आ रही थी। उसकी आवाज़ से अंदाज़ा होता था कि वो कोई ट्रक या बस है। नासिर को हैरत हुई कि इस तरफ पिछले 6 घंटों के दौरान कोई गाड़ी नहीं गुजरी थी, मगर अब अजनबी की कार भी आ गई और ये ट्रक भी, जबकि सड़क चंद मील आगे जाकर ख़त्म हो जाती है। लीजिए, आपका काम हो गया, नासिर ने अजनबी की तरफ देखकर कहा। आप इस गाड़ी से चले जाएं और कल किसी वक्त आकर अपनी कार मरम्मत करा लें। अजनबी कुछ ना बोला। अंधेरे में उसकी चमकती हुई आंखें आने वाले पर मरकूज थी। जल्द ही वो गाड़ी उनके करीब आ पहुंची। वो एक ट्रक था जिस पर माल लदा हुआ था। ट्रक ड्राइवर ने करीब आकर ब्रेक लगाई, फिर खिड़की से सर निकालकर उनकी तरफ देखा। क्या हुआ साहब, खैरियत तो है? उसने पूछा। हाँ, नासिर जल्दी से बोला, इंजन में कोई ख़राबी पैदा हो गई है, क्या इसको ठीक कर सकते हो? कोशिश करूँगा, ड्राइवर ने सड़क से उतरते हुए कहा। फिर उसने अपने क्लीनर को हिदायत की, छोटे, ज़रा ख्याल रखना, मैं साहब की गाड़ी चेक कर लूँ। वो ट्रक से उतर कर करीब आ गया। बूंदाबांदी अब बहुत हल्की हो रही थी। नासिर का लिबास भीग चुका था और सर्दी से उसके हाथ पांव यख हो रहे थे। ड्राइवर टॉर्च की रोशनी में कार के इंजन पर झुक गया और ख़राबी तलाश करने लगा। अजनबी बेचैनी से करीब ही टहल रहा था। बारिश की फुहार ने उसे भी भिगो दिया था, लेकिन वो सर्दी से बेनियाज मालूम हो रहा था। यकीनन वो मजबूता साहब का मालिक था, जबकि उसके मुकाबले में नासिर के सर्दी से दांत बज रहे थे। चंद मिनट बाद ड्राइवर ने मायूसी से कांधे झटकते हुए अजनबी की तरफ देखा और बोला, मुश्किल है साहब, इसे तो कोई मैकेनिक ही ठीक कर सकेगा। ओह, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन अब क्या होगा? अजनबी परेशान लहजे में बोला। देखिए, मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की है जनाब,
ड्राइवर ने बोनट बंद करते हुए कहा, सफ़र में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और मैंने भी बारिश की परवाह किए बगैर अपना इखलाकी फ़र्ज़ अदा करने की कोशिश की है। हालांकि सर्दी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया उस्ताद। नासिर उसकी बात काटता हुआ बोला, सर्दी से तो मेरी भी कुल्फ़ी जम रही है। क्या यहाँ करीब में कोई चाय का होटल नहीं है? एक प्याली चाय पीने से सर्दी कुछ कम हो जाएगी, ड्राइवर ने कहा। होटल तो नहीं है, अलबत्ता आप मेरे घर चलें, 2 मिनट में चाय बन जाएगी, नासिर ने पेशकश की। फिर उसने अजनबी से कहा, जनाब आप परेशान मत हों, अगर आपको ज़रूरी जाना है तो ट्रक में चले जाएं, फिर फारिग होकर मैकेनिक को लाइएगा, इतना बड़ा मसला नहीं है ये। हाँ हाँ, आप मेरे साथ चलें जनाब, जहाँ कहेंगे उतार दूंगा, ड्राइवर तेज़ी से बोला। अच्छा, अजनबी ने गहरा सांस लिया। चलो फिर। अरे जनाब चाय तो पी लीजिए, फिर चले जाइएगा, नासिर ने जल्दी से कहा। आइए आइए। चलिए साहब, ड्राइवर ने अजनबी से हंसकर कहा। सर्दी बहुत है, चाय पीकर चलते हैं। फिर उसने अपने क्लीनर की तरफ रुख करके हाँक लगाई। छोटे, ध्यान रखना, हम चाय पीकर अभी आते हैं। नासिर उन दोनों को साथ लिए मकान की तरफ बढ़ा। मकान के सहन में दाखिल होते ही लाइट आ गई और कमरे का बल्ब जलने लगा। नासिर ने खुदा का शुक्र अदा किया कि लाइट आ गई, वरना अंधेरे में चाय बनाने में दुश्वारी पेश आती। उसने कमरे में आकर ड्राइवर और अजनबी को कुर्सियों पर बिठाया, फिर चाय बनाने के लिए किचन में जा घुसा। 5 मिनट में चाय तैयार हो गई। उसने 3 प्यालियों में चाय डाली और प्यालियां ट्रे में रखकर कमरे में आ गया। उसने एक एक प्याली उन दोनों के आगे मेज़ पर रखी और तीसरी अपने हाथ में लेकर बेड पर आ बैठा। अजनबी अब भी परेशान दिखाई दे रहा था। उसने सिगरेट का टुकड़ा एस्ट्रे में बुझाया, फिर चाय की प्याली उठाकर सिप लेने लगा। उसके हाथों पर कार के इंजन की कालक लगी हुई थी, मगर उसने हाथ साफ करने की कोशिश नहीं की थी। यह भी उसकी जहनी परागंदगी की अलामत थी, वरना उसे कम से कम हाथ तो धो लेने चाहिए थे। अजनबी पढ़ा लिखा और काफ़ी बुलंद हैसियत का मालिक था। नासिर जानता था कि ऐसे साहिब हैसियत लोग अपने लिबास पर मक्खी का दाग भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और दिन में 36 मरतबा अपनी सफाई सुथराई का जायज़ा लेते हैं। लेकिन अजनबी ने हाथ धोना तो क्या, कपड़े से पहुंचने की जहमत भी गवारा नहीं की थी। चाय के दौरान बारिश तेज़ हो गई, इसलिए उन्हें चंद मिनट और रुकना पड़ा। अजनबी ने 2 सिगरेट फूंक डाले थे। फिर बारिश बंद हुई तो ड्राइवर ने अजनबी की तरफ देखते हुए कहा, चलिए जनाब, बारिश रुक गई है। वो दोनों कुर्सियों से उठे तो नासिर भी खड़ा हो गया। ड्राइवर ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, साहब आप आराम करें। सुनो नासिर, ज़रा गाड़ी का ध्यान रखना। अजनबी ने मुस्कुराते हुए नासिर को हिदायत की। ओह, आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? नासिर ने हैरत से सवाल किया। तुमने खुद ही तो बताया था कि तुम्हारा नाम नासिर है और तुम यहाँ किसी फर्म की मकामी ब्रांच में मुलाजिम हो, अजनबी ने लापरवाही से कहा। बहरहाल मैं गाड़ी छोड़े जा रहा हूँ, कल वापसी पर किसी मैकेनिक को साथ लाऊंगा। आप बेफिक्र रहें, मैं अमानत की हिफाजत करूँगा, नासिर ने मुस्कुराते हुए कहा। वो दोनों उससे मुसाफा करके रुखसत हो गए। नासिर खिड़की के करीब बैठकर बाहर देखने लगा। अजनबी और ड्राइवर ट्रक के पास पहुंचे और उसमें बैठकर वहां से रवाना हो गए। उनके जाते ही नासिर भी कुर्सी से उठकर आ बैठा और लेटकर अजनबी के बारे में सोचने लगा, जो बहुत पुरस्कार शख्सियत का मालिक मालूम होता था। उसकी आंखें गैर मामूली तौर पर चमकदार थी, जिनसे दरिंदगी झांकती थी। कुछ देर बाद नासिर को अचानक ख्याल आया कि अजनबी अपनी कार उसके हवाले कर गया है। ओह, मैं भी कितना अहमक हूँ, वो उठता हुआ बुड़बुड़ाया। अजनबी ने कार का ध्यान रखने की ताकीद की थी और वो सोने लगा था। कहीं रात को कोई चोर उचक्का अजनबी की कार से कोई कीमती चीज़ ना चुरा कर ले जाए। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उसकी निगाह मेज़ पर रखी चाय की खाली प्यालियों पर पड़ी। प्यालियों की बैरूनी सतह पर ड्राइवर और अजनबी के हाथों से सिया धब्बे पड़ गए थे। नासिर ये सोचता हुआ बाहर निकल आया कि अब सुबह ही प्यालियाँ धोएगा। वो घर से निकलकर सड़क की तरफ बढ़ गया, जहाँ अजनबी की कार खड़ी थी। बारिश अगरचे बंद हो चुकी थी, मगर आसमान अब भी बादलों से ढका हुआ था और बिजली चमक रही थी। सड़क पर मुकम्मल अंधेरा था। अलबत्ता जब बिजली चमकती तो एक लम्हे के लिए हर तरफ रोशनी हो जाती। उसने कार के पास पहुंचकर बोनट चेक किया, वो अच्छी तरह बंद था। फिर उसने ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोला तो वो लॉक नहीं था। बेचारे को परेशानी में दरवाज़ा लॉक करना भी याद नहीं रहा। नासिर दरवाज़ा बंद करता हुआ बुड़बुड़ाया। फिर उसने पिछला दरवाज़ा खोला ही था कि कोई चीज़ बाहर आ गिरी।
उस लम्हे बिजली चमकी और उसकी रोशनी में नासिर की निगाह दरवाजे में पड़े एक इंसानी वजूद पर पड़ गई। वो बेख्तियार चीख कर तेज़ी से पीछे हट गया। वो इंसानी वजूद एक लाश थी जो शायद दरवाजे के साथ टिकी हुई थी और दरवाज़ा खुलते ही बाहर लुढ़क आई थी। उसका आधा धड़ कार के अंदर था और आधा बाहर सड़क पर। लाश का चेहरा जख्मों से लहूलुहान था। उसकी आंखें दहशतज़दा अंदाज में फटी हुई थी और शेरक कटी हुई थी जिससे खून निकलकर सड़क पर जमा होता जा रहा था। वह खौफनाक लाश देखकर नासिर के हाथ पांव फूल गए और खौफ की शिद्दत से उस पर लर्जा तारी हो गया था। उसमें इतनी हिम्मत न हुई कि दोबारा लाश की तरफ देखने की कोशिश करता। वो पलटा और दौड़ता हुआ घर में दाखिल हो गया। कमरे का दरवाज़ा बंद करके वो तेज़ी से कमरे में पहुंचा और खिड़की के करीब रखी कुर्सी पर गिरकर हाँफने लगा। उसने आज तक इतना मस्कशुदा चेहरा नहीं देखा था। उस लाश की गर्दन से बहने वाला खून जाहिर करता था कि उसे कत्ल हुए ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा। वह खौफजदा जहन के साथ अजनबी के बारे में सोचने लगा कि वो कौन था और कत्ल के बाद लाश को अपनी कार में डाले कहाँ से आ रहा था। वो शक्ल से ही ख़तरनाक आदमी लगता था। उसकी आंखों में बेपनाह दरिंदगी थी। शायद वो कत्ल के बाद लाश को कहीं दूर फेंकने जा रहा था। नासिर बुड़बुड़ाने लगा। शायद इसीलिए उसे जल्दी थी कि उसका राज फाश ना हो जाए। यकीनन उसके पीछे पुलिस लगी हुई होगी। तभी वो लाश यहाँ वीरान सड़क पर छोड़कर चला गया। कमबख्त कितना सफाक शख्स था। नासिर खौफ से कांपता हुआ सोचता और बुड़बुड़ाता रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी और अब उसके जहन पर लाश सवार थी। उसे ख्याल आया कि पुलिस को इत्तला देनी चाहिए, मगर इस वक्त ये मुमकिन नहीं था। शहर जाने के लिए सवारी दस्तयाब नहीं थी और ना ही उसके पास फ़ोन था कि पुलिस से राब्ता कायम करके लाश के बारे में बताता, जो किसी नौजवान लड़की की मालूम होती थी। थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि उसने सुबह जल्दी उठना है, वक्त पर दफ्तर पहुंचना है, कहीं देर ना हो जाए। चुनाचे वो कुर्सी से उठकर बेड पर आ लेटा और सोने की कोशिश करने लगा। अचानक उसे फिर लाश का ख्याल आया और वो उठ बैठा। लाश सड़क पर अकेली थी और उसने लाश की हिफाजत का इंतज़ाम न किया था। वो बुड़बुड़ाया, ओह, मैं कितना बेवकूफ़ हो गया हूँ। लाश को यूं ही छोड़कर भाग आया। कहीं कोई कुत्ता बिल्ला लाश को खा ना जाए। मुझे कम से कम लाश को पूरी तरह तो कार में बंद करना चाहिए, जो आधी सड़क पर और आधी कार में है। वो बिस्तर से उतर और कमरे से निकल आया। बाहर अब बिजली चमक रही थी और आसमान पर बादल छाए हुए थे। वो घर से निकलकर कार वाली जगह पर पहुंचा, मगर कार को गायब पाकर बेख्तियार उछल पड़ा। कार वहां मौजूद नहीं थी। उसने दाएं बाएं देखा, मगर कार कहीं नजर न आई। उसी लम्हे बिजली चमकी। उसने नीचे नज़र डाली। उसे हैरत का एक और झटका लगा, क्योंकि कार के अलावा वहाँ से खून भी गायब था, जो उसने लाश की कटी हुई शेरक से निकलते देखा था। यकीनन अजनबी वापस आकर अपनी कार ले गया है, मगर मुझे खबर नहीं हुई। नासिर परेशानी से बुड़बुड़ाया। वो सोचने लगा कि अजनबी कितना खुदगर्ज निकला। कम से कम कार वहाँ से ले जाते वक्त उसे इत्तला तो दे देता। शायद उसने दानिस्ता ऐसा किया होगा कि वो उसके जुर्म का गवाह ना बन जाए। फिर उसे ख्याल आया कि उसने सड़क से खून के दाग कैसे मिटाए होंगे। बारिश हो रही होती तो सोचा जा सकता था कि खून धुल गया होगा, लेकिन बारिश रुके काफ़ी देर हो चुकी थी और पानी नशेब में बह जाने के सबब सड़क खुश्क थी। यही कुछ सोचते हुए वो वापस मकान में आया और बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा कि आखिर वो लड़की कौन थी जिसे वहशियाना अंदाज में कत्ल करके और उसकी लाश कार में डालकर अजनबी यहाँ पहुँचा था। क्या यह ज़रूरी था कि अजनबी की गाड़ी उसके मकान के बिल्कुल सामने आकर ख़राब होती? सोचते सोचते उसे नींद ने आ लिया। वो सो गया। सुबह उसकी आंख खुली तो घड़ी में वक्त देखकर भूख ला गया। 9 बज रहे थे, जबकि 9 बजे उसने अपने दफ्तर में रिपोर्ट करना था। नाश्ता करने का वक्त नहीं था। उसने तेज़ी से हाथ मुँह धोया, लिबास तब्दील किया और 10 मिनट के मुख्तसर वक्त में तैयार होकर घर से निकल आया। सड़क पर पहुंचकर सवारी का इंतज़ार किए बगैर ही शहर की तरफ चल दिया। इत्तिफाक से चंद लम्हों बाद ही पीछे से एक टैक्सी आ गई। टैक्सी खाली थी। नासिर ने उसे इशारे से रोका और उसमें बैठकर शहर की तरफ चल दिया। थोड़ी देर बाद वो शहर पहुंचा। उसने टैक्सी अपने दफ्तर के बाहर रुकवाई और किराया अदा करके तेज़ी से दफ्तर की इमारत की तरफ बढ़ गया। वो जीने तय करके दूसरी मंजिल पर वाक़े दफ्तर में दाखिल हुआ तो उसका सांस फूला हुआ था। सामने बैठी क्लर्क लड़की ने उसे गौर से देखा। जी फरमाइए, उसने शाइस्ता लहजे में पूछा। आपको किससे मिलना है? ओह, आप नासिर साहब तो नहीं हैं?
बाएं जानिब बैठे एक आदमी ने चौंकते हुए तेजी से कहा। नासिर ने उसकी तरफ देखा और असबात में सर हिला दिया। तब लड़की बौखलाकर खड़ी हो गई। तशरीफ़ रखिए सर। दूसरा आदमी हेड क्लर्क था। वो उठकर करीब आया और सलाम करके बोला, सर हम 1 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं। 1 घंटा? नासिर ने हैरत से दोहराया। जी हाँ, 9 बजे से, जबकि इस वक्त 10 बज रहे हैं, हेड क्लर्क ने सर हिलाते हुए बताया। आइए आपको आपकी जगह दिखा दूँ। दरअसल टैक्सी मिलने में देर हो गई, नासिर ने बहाना बनाया। फिर उसके साथ अपने ऑफिस रूम की तरफ बढ़ गया। वो अंदर दाखिल हुआ तो कमरे की सजावट देखकर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। शानदार फर्नीचर से आरास्ता कमरे में हर चीज़ करीने से रखी हुई थी। उसकी बड़ी सी ऑफिस टेबल पर टेलीफोन, कलमदान और चंद फाइलें रखी थी। रिवॉल्विंग चेयर पर बैठते उसने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। इतने में खूबसूरत और नौजवान लड़की अंदर आई। उसने नासिर को सलाम किया। हेड क्लर्क ने फ़ौरन उसका तारुफ कराया। सर, ये आपकी सेक्रेटरी मिस आसिया हैं और मेरा नाम जावेद है। बाहर बैठी लड़की मिस फौजिया क्लर्क है। उसी लम्हे एक उधेड़ उम्र शख्स प्लेट में पानी का गिलास रखे अंदर आया और उसने नासिर को सलाम करने के बाद गिलास मेज़ पर रख दिया। ये हमारे चपड़ासी रशीद हैं, इस ऑफिस में 10 बरस से काम कर रहे हैं। हेड क्लर्क ने उसके बारे में बताया। क्या डायरेक्टर साहब आ गए हैं? नासिर ने पूछा। जी हाँ, और अब तक 3 मरतबा आपका पूछ चुके हैं, सेक्रेटरी मिस आसिया ने बताया। ठीक है, पूछे तो बता देना, नासिर ने मुस्कुराते हुए कहा। और हाँ, मैं नाश्ता नहीं कर सका, ज़रा चाय वगैरह मंगवा लें। वो तीनों वहाँ से बाहर चले गए। चंद मिनट बाद चपड़ासी नाश्ता लेकर आया और नासिर इत्मीनान से नाश्ता करने लगा। नाश्ते से फारिग होकर वो मेज़ पर रखी फाइलों की वर्क गर्दानी करने लगा। मगर चंद लम्हों बाद अचानक उसे गुज़िश्ता रात का वाक़या याद आया और वो खौफ से झुरझुरी लेकर रह गया। वो फाइल से निगाहें हटाकर लाश के बारे में सोचने लगा। पुरस्रार अजनबी और कार से आधी बाहर लुढ़की हुई लाश का खून आलूद चेहरा उसके तसव्वुर में चकराने लगा था। ये सवाल उसके जहन पर हथौड़े बरसाने लगा कि आखिर अजनबी का उस नौजवान लड़की से क्या ताल्लुक़ था जिसकी लाश अपनी कार में डालकर वो शहर से बाहर जा रहा था। क्या उसने खुद लड़की को कत्ल किया था? लेकिन कत्ल करने की वजह क्या थी? क्या वो लड़की उसकी बीवी थी और उसने उसे किसी बात पर मुश्तइल होकर कत्ल किया था? अचानक दरवाज़ा खुला और उसकी सेक्रेटरी आसिया होंठों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट बिखेरे अंदर आई। मगर नासिर को उसकी आमद की खबर ना हुई। वो सामने दीवार पर निगाहें जमाए लाश के बारे में सोच रहा था। उसे अपनी तरफ मुतवज्जे ना पाकर आसिया के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। सर, आपको बॉस ने तलब किया है, उसने नासिर को मुखातिब किया। लेकिन नासिर को उसकी आवाज़ सुनाई न दी। वो कुर्सी पर साकित बैठा दीवार को घूरता रहा। आसिया को हैरत हुई और वो कदम बढ़ाकर मेज़ के पास आ गई। फिर बुलंद आवाज़ से बोली, सर। नासिर एकदम उछल पड़ा। फिर उसने आसिया की तरफ देखा और शर्मिंदगी से मुस्कुराने लगा। सॉरी मिस आसिया, आपको बॉस ने याद किया है, आसिया उसकी बौखलाहट पर मुस्कुराती हुई बोली। नासिर उठा और कमरे से निकल आया। वो डायरेक्टर के कमरे में दाखिल हुआ तो उसने फाइल से निगाहें हटाकर उसकी तरफ देखा। नासिर ने सलाम किया। आइए मिस्टर नासिर, तशरीफ़ रखिए, डायरेक्टर ने नर्म लहजा में कहते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। नासिर ने उससे मुसाफा किया और उसके सामने कुर्सी पर बैठकर उसकी तरफ देखने लगा। मगर फिर याद आने पर उसने अपने हाथ में मौजूद अपॉइंटमेंट लेटर बॉस की तरफ बढ़ा दिया। उसने लेटर देखा और मेज़ पर रखता हुआ बोला, आज आपका पहला दिन है और आप 1 घंटा लेट आए। खैर, बहरहाल आइंदा आपको वक्त की पाबंदी करना होगी। मैं इस सिलसिले में कोई उज़र कबूल नहीं करूँगा। आप एक अहम पोस्ट पर फाइज हैं और मैं नहीं चाहता कि मातहत अफसरों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाएं। नासिर उसकी बात सुनता हुआ उसकी तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि बॉस का लहजा बिल्कुल रात वाले अजनबी की तरह खुश्क है। फिर उसे लाश का ख्याल आया और उसकी तवज्जो बॉस की तरफ से हट गई। वह बॉस की तरफ देख रहा था मगर जहन लाश के चक्कर में उलझा हुआ था। मैं आपको दफ्तर के कवायद व ज़वाबित बता देता हूँ ताकि कल को आप यह ना कह सकें कि आपको पता ना था, बॉस कह रहा था। नासिर का जहन लाश में उलझा हुआ था। बॉस चंद मिनट तक बोलता रहा लेकिन नासिर को उसकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। मिस्टर नासिर, क्या आप सुन रहे हैं? बॉस ने पूछा। लेकिन नासिर ने कोई जवाब न दिया, बस टुकर टुकर उसकी तरफ देखता रहा। बॉस ने बरहम होकर मेज़ पर हाथ मारा तो नासिर बेख्तियार उछल पड़ा। आपने सारी बातें समझ ली हैं? बॉस ने पूछा। यस सर, उसने तेज़ी से कहा।
अच्छा ये बताइए कि मैंने दफ्तर के बारे में आपको कितने कवायद बताए हैं? 3 सर, नासिर ने सटपटा कर कहा। क्या? बॉस उछल पड़ा। मैंने 12 कवायद बताए हैं और आप 3 कह रहे हैं? शायद आपकी तवज्जो कहीं और थी। सॉरी बॉस, वो बौखला गया। मेरा ख्याल है आपका जहन किसी और मसले में उलझा हुआ है। ऐसे में आप काम नहीं कर सकेंगे, बॉस ने सख्त लहजे में कहा। ऐसा कीजिए कि आप 2 दिन रेस्ट करें और फिर तशरीफ़ लाएं। मैं ठीक हूँ सर, आप फिक्र मत करें, नासिर ने तेज़ी से कहा। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं अपनी बात दोहराने का आदी नहीं हूँ। आप जा सकते हैं। 2 दिन बाद ड्यूटी पर आइएगा फ्रेश होकर। नासिर आहिस्ता से उठा और सलाम करके बॉस के कमरे से निकल आया। अपने कमरे में आकर वो दिल ही दिल में पुरस्रार अजनबी को बुरा भला कहने लगा, जिसकी वजह से उसे डायरेक्टर की डांट सुनना पड़ी थी। चंद मिनट बाद वो उठा और दफ्तर से निकलकर अपनी क़यामगाह की तरफ रवाना हो गया। घर में दाखिल होते ही उसकी निगाह मेज़ पर पड़ी। रात को पी गई चाय की प्यालियाँ यूं ही रखी हुई थी। उसके जहन में ख्याल बिजली की मानिंद कूंदा और उसने फौरी तौर पर शहर जाने का फ़ैसला कर लिया। वो समझ चुका था कि जब तक पुरस्रार अजनबी और लड़की की लाश का मुअम्मा हल ना होगा, उसका जहन उलझा सा रहेगा और वो दफ्तर में तवज्जो से काम ना कर सकेगा। नतीजे में नई नई नौकरी ख़त्म हो जाएगी और वो दोबारा बेरोज़गारी के भयानक इफरीत का शिकार बन जाएगा। चुनाचे वो वापसी की तैयारी करने लगा। बैग में कपड़े ठूंसे, फिर प्लास्टिक की एक थैली ली और रुमाल हाथ पर लपेटकर चाय की वो प्याली उठाई जिसमें कार वाले अजनबी ने चाय पी थी। प्याली के अलावा उसने एस्ट्रे में मौजूद सिगरेट के टुकड़े भी थैली में रख लिए और थैली बैग में डालकर चल पड़ा। वो रेलवे स्टेशन पहुंचा तो उस वक्त कराची जाने वाली ट्रेन आ गई। उसने जल्दी से टिकट खरीदा और ट्रेन में सवार हो गया। अभी 1 ही बजा था। उसे उम्मीद थी कि 4 बजे तक ट्रेन कराची पहुंच जाएगी। वह स्टेशन से सीधा पुलिस हेडक्वार्टर जाएगा, जहां उसका दोस्त राशिद फिंगरप्रिंट सेक्शन में इंचार्ज था। लेकिन उसका अंदाज़ा गलत साबित हुआ। रास्ते में रेलवे ट्रैक को गुज़िश्ता रात की तूफ़ानी बारिश से नुकसान पहुंचा था और उसकी मरम्मत का काम हो रहा था। ट्रेन पूरे 2 घंटे वहां रुकी रहने के बाद रवाना हुई तो शाम 6:30 बजे कराची पहुंची। चुनाचे उसने राशिद के ऑफिस जाने का प्रोग्राम कल तक के लिए मौखर किया और स्टेशन से अपने घर जा पहुंचा। उसकी माँ और बहन आबिदा खिलाफ तवक्को उसकी वापसी पर हैरान रह गई। वो 1 दिन पहले बहादुरपुर गया था और आज वापस आ गया था। क्या बात है बेटे? माँ ने पूछा। खैरियत तो है? तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? सब ठीक है अम्मा, मेरे अफसर ने मुझे एक ज़रूरी काम से भेजा है, नासिर ने बहाना किया। यहाँ हेड ऑफिस जाना है सुबह। सच कह रहे हो बेटे? माँ ने गौर से उसकी तरफ देखा। हाँ माँ, कल शाम को या परसों चला जाऊँगा, आप कोई फिक्र मत करें। देखिए मैं सिर्फ 2 जोड़े बैग में लाया हूँ, बाकी सामान वहीं है। माँ मुतमईन हो गई। रात के खाने के दौरान आबिदा ने उसकी रिहाइश के बारे में सवालात किए। अरे रात तो वहाँ तूफ़ानी बारिश हुई थी, नासिर ने बताया। अच्छा, मगर यहाँ तो नहीं हुई, आबिदा ने हैरत से कहा। बादल आए और चले गए बिन बरसे, इसलिए कि उन्होंने बहादुरपुर जाकर बरसना था, नासिर हंसा। वैसे भी सर्दियों में कहीं कहीं बारिश होती है, वहाँ सर्दी तो बहुत होगी, माँ ने कहा। अरे ऐसी वैसी, मेरे तो सर्दी से दांत बजने लगे। लेकिन उस पुरस्रार शख्स पर सर्दी का कोई असर नहीं हुआ। उसके मुंह से निकल गया, पुरस्रार शख्स? आबिदा चौंकती हुई बोली। कौन था वो? नासिर को अपनी गलती का एहसास हो गया। आबिदा खौफनाक वाक़ियात और कहानियाँ बड़े शौक़ से सुना भी करती थी और पढ़ती भी थी। वो एक मुसाफिर था, कार में कहीं जा रहा था कि कार ख़राब हो गई और वो कार मेरे मकान के सामने छोड़कर चला गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? इसमें कौन सी पुरस्रारियत थी? आबिदा ने सवाल किया। कुछ भी नहीं, सुबह में उठा वो कार गायब थी। शायद वो मेरे बेदार होने से पहले आकर गाड़ी वहाँ से ले गया था। तो पुरस्रार कैसे हो गया? आबिदा ने मुँह बनाया। अरे वो तो यूं ही मेरे मुंह से निकल गया था, नासिर हंस पड़ा। अलबत्ता उसकी आंखें बहुत चमकदार थी, उनसे ऐसी दरिंदगी टपक रही थी जैसे वो कोई भेड़िया या खूनख्वार जानवर हो। आपको उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया? आबिदा ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं तो, मेरा तो उसने कुछ नुकसान नहीं किया। अलबत्ता उसने एक लड़की, वो बेख्याली में कहने लगा, लेकिन फ़ौरन ही खामोश होकर ख़ुद को दिल में मलामत करने लगा। आबिदा ने तेज़ी से पूछा। लड़की को क्या किया उसने? पता नहीं, नासिर ने ऊँगने की अदाकारी की। शायद उसका अचार डाला होगा। अलबत्ता मैंने उसे चाय पिला दी थी, सर्दी थी ना। जाने क्या ऊट पटांग हाँक रहे हो?
माँ ने नागवारी से कहा, जाओ आबिदा, इसका बिस्तर लगा दो, इसे नींद आ रही है। आबिदा ने गौर से नासिर की तरफ देखा और उठ गई। नासिर ने इत्मीनान का सांस लिया। अगर वो असल बात बता देता तो शायद खौफ के मारे आबिदा को सारी रात नींद ना आती और उसी की तरह आबिदा के जहन पर भी लाश सवार होकर रह जाती। अगली सुबह नासिर नाश्ता करने के बाद बाहर जाने के लिए तैयार हुआ। उसकी माँ और बहन घर की सफाई सुथराई में मसरूफ़ हुई तो उसने चुपके से बैग खोला और उसमें से थैली निकालकर कमीज़ की साइड जेब में ठूंस ली, जिसमें चाय की खाली प्याली थी। अगर वो प्याली आबिदा को दिखा देता तो फिर वो पीछे पड़ जाती और प्याली का राज मालूम करने के लिए सवालात की बौछार कर देती। वो माँ को जाने की इत्तला करता हुआ घर से निकल आया। आधे घंटे बाद वो अपने दोस्त राशिद के दफ्तर पहुंचा तो राशिद उसकी खिलाफ तवक्को आमद पर हैरान रह गया। अरे तुम वापस आ गए? उसने मुसाफा करते हुए हैरत से पूछा। हाँ, एक ज़रूरी काम पड़ गया था, नासिर ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके सामने बैठ गया। राशिद ने उसके लिए चाय मंगवाई, फिर दफ्तर के बारे में पूछने लगा। और सुनाओ, कल दफ्तर में पहला दिन कैसा गुजरा? बस यार क्या बताऊं, बॉस मुझसे मिलकर खुश नहीं हुआ, नासिर ने बताया। ओह, क्या हुआ था? राशिद चौंका। वक्त पर तो गए थे ना? 10 बजे दफ्तर पहुंचा था और जब बॉस मुझे दफ्तर की रूटीन समझाने लगा तो मेरा जहन लाश में उलझा हुआ था। लाश? किसकी लाश? राशिद ने हैरत से घूरा। तुम्हारे मकान में मेरी पहली रात सोते जागते हुए गुजरी थी, इसलिए सुबह दफ्तर पहुंचने में लेट हो गया और बॉस ने 2 दिन की छुट्टी। मैं लाश के बारे में पूछ रहा हूँ यार, राशिद उसकी बात काटता हुआ तेजी से बोला। तब नासिर ने उसे पुरस्रार अजनबी और उस कार में मौजूद लाश का वाकया पूरी तफसील के साथ बयान कर दिया। रात भर वो लाश मेरे आसाब पर सवार रही और जब मैं बॉस के पास बैठा तो तब भी जहन लाश में उलझा हुआ था। अब तक मैं अपने जहन से उसे निकाल नहीं सका। मुझे लगता है जब तक ये मामला हल ना हो जाए मैं अपनी ड्यूटी तवज्जो से अंजाम ना दे सकूंगा। छोड़ो यार, ऐसे ख्वाबों में जहन को उलझाना हिमाकत के सिवा कुछ नहीं है, राशिद ने नागवारी से कहा। यह ख्वाब नहीं, हकीकत है प्यारे, नासिर ने पुरजोर लहजे में कहा। मगर तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है कि तुमने ख्वाब नहीं देखा था? राशिद ने सवाल किया। ये रहा सबूत, नासिर ने जेब से थैली निकालकर मेज पर रख दी, जिसमें चाय की खाली प्याली और सिगरेट के टुकड़े थे। ओह, मैं समझा नहीं, राशिद ने थैली का जायजा लेते हुए कहा। इस प्याली में उस अजनबी ने चाय पी थी, नासिर ने बताया। ये सिगरेट भी उसी ने पिए थे, कार का नंबर भी मुझे याद है। तुम इस प्याली से उसके फिंगरप्रिंट्स लेकर रिकॉर्ड चेक करो, शायद कोई क्लू मिल जाए। राशिद ने फौरन चपड़ासी को बुलाकर थैली उसके हवाले की और हिदायत की कि फिंगरप्रिंट्स कैमरामैन के पास ले जाए। चपड़ासी के जाने के बाद उसने इंटरकॉम पर कैमरामैन को हिदायत दी, सारे काम छोड़कर पहले ये काम करो और मुझे रिपोर्ट दो। फिर वो नासिर से मज़ीद तफसीलात पूछने लगा। आधे घंटे बाद फिंगरप्रिंट्स के माहिर की रिपोर्ट आ गई। राशिद ने अपने रिकॉर्ड को खंगाला और कुछ देर बाद नासिर से कहने लगा, तुम्हें यह जानकर हैरत होगी कि जो वाक़या तुमने परसों रात देखा है वो 12 साल पहले का है। क्या? नासिर की आंखें हैरत से फैल गई। हाँ, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उस शख्स का नाम बहराम खान था। उसकी महबूबा साइमा ने उससे बेवफाई की और जब एक रात बहराम उससे मिलने उसके घर पहुंचा तो वो घर पर मौजूद नहीं थी। बहराम खान काफ़ी दौलतमंद था। साइमा और उसके वालिदैन की किफ़ालत करने के अलावा उन्हें अपना मकान भी दे रखा था। साइमा को घर में मौजूद ना पाकर उसे शक गुजरा और वो उसका खोज लगाता हुआ एक सिनेमा में जा पहुंचा। वहाँ साइमा अपने नए आशना के साथ आखिरी शो देखकर निकल रही थी। बहराम खान को देखकर उसका आशना रफू चक्कर हो गया। बहराम खान ने साइमा पर उस वक्त यही जाहिर किया कि वो इत्तिफाकन यहाँ से गुजर रहा था। वो साइमा से कोई सवाल किए बगैर उसे कार में बिठाकर शहर से बाहर ले आया और सड़क के किनारे कार खड़ी करके उसने साइमा पर तशद्दुद शुरू कर दिया। वीराने में साइमा की चीखें कोई ना सुन सका। बहराम खान ने चाकू के पैदर पे वार करके उसका हसीन चेहरा मस्क किया और फिर उसकी शेरक काट दी। उस वक्त बारिश हो रही थी। वो लाश कार में डालकर कुछ ही दूर ले गया था कि कार खराब हो गई। तब वो कार वहीं छोड़कर पैदल ही वापस शहर चला गया। दूसरे रोज़ पुलिस को कत्ल की वारदात की खबर मिली। लाश और कार पर बहराम खान की उंगलियों के निशानात तो उसके जुर्म का सबूत थे ही, मगर साइमा के नए आशना ने भी गवाही दे दी कि वकूए की रात सिनेमा हॉल से उसने साइमा को बहराम खान की कार में रवाना होते देखा था। बहरहाल बहराम खान को गिरफ्तार कर लिया गया,
लिहाजा अदालत ने मामूली सी कार्रवाई के बाद उसे फांसी की सज़ा सुनाई और 18 अगस्त की रात को उसे फांसी दे दी गई। परसों 18 अगस्त की रात ही तो थी ना। राशिद खामोश हुआ तो नासिर ने दोनों हाथों में सर थाम लिया। राशिद दुरुस्त कह रहा था, क्योंकि परसों वाकई 18 अगस्त ही थी। कहानी अपने अख्तिताम को पहुंची। कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम। जरका साहिबा हैं डेनमार्क से, सायरा बानो साहिबा हैं इंडिया से, असफर ज़ादा साहब हैं टोरंटो कनाडा से, हाजी हनीफ साहब हैं अहमदाबाद से, मोहम्मद गुलशाद साहब हैं इंडिया से, गुलाम फरीद साहब हैं यूएई से, ताल्लुक़ इनका रहीम यार खान पाकिस्तान से है, मोहम्मद जावेद साहब हैं शहर का नाम नहीं लिखा, इरम मुनीर साहिबा हैं सुरजानी टाउन कराची से, अब्दुल मालिक साहब हैं लोअर दीर पाकिस्तान से, ग़ुलाम हसनैन साहब हैं रावलपिंडी पाकिस्तान से, यासिर महमूद साहब हैं मस्कत ओमान से, आसिफ खान साहब हैं कराची पाकिस्तान से, बाबर साहब हैं यूएई से, रहमत साहब हैं यूएई से, शाहिद अली साहब हैं पाकिस्तान से, शहर का नाम नहीं लिखा, एस नसीम अहमद साहब हैं इलाहाबाद इंडिया से, और यासिर अली साहब हैं भोपाल वाला सियालकोट पाकिस्तान से। आप तमाम लोगों के कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।